हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है स्टडी ग्लॉस पर और मैं हूं आपका दोस्त दीपक। शेर के शब्द देख लीजिए, जंगल की अर्थव्यवस्था जो भी हो, मैं कभी घास नहीं खाता। यह मेरा अहंकार नहीं है, बात बस इतनी सी है कि मैं खुद को पहचानता हूं कि मैं कौन हूं। आप में यदि काबिलियत है, स्किल्स है, तो आप अपने आप को पहचानिए कि आप किस पद के लिए, किस प्रतिष्ठा के लिए काम करना चाह रहे हैं और क्या आप में योग्यता है। और आपने यदि उनका पहचान कर लिया तो ये मान के चलिएगा कि आप उस पद और प्रतिष्ठा को जरूर पाएंगे। आप शेर हैं, सिंहासन की चिंता ना करें। और यदि आप में काबिलियत है उस कंपटीशन को क्रैक करने की, तो आप जरूर उस पद पर जाएंगे। चलिए शुरू करते हैं हम लोग आज के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर। लेकिन सबसे पहले, कल की जो क्लास थी वो आप लोगों ने मिस की होगी। लेकिन क्लास मिस क्यों हुई? क्योंकि मैंने कल वैक्सीनेशन करवाया था और उसके चलते फीवर जो था वो आ गया था। मैंने आप लोगों को कई लेक्चर्स के अंदर कोविशील्ड और कोवैक्सीन के बारे में बताया कि ज्यादा इफेक्टिव कौन सी है। लेकिन अभी जो वैक्सीन मिल जाए वो आपको वैक्सीन लगा लेनी है। ये नहीं देखना है कि कोविशील्ड है या फिर कोवैक्सीन है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम लोग आज के लेक्चर को। 10 जुलाई है आज और 9 जुलाई के जो बेहतरीन करंट अफेयर हैं उनको भी मैंने यहां पर इंक्लूड कर लिया है। सबसे पहले हम लोग इंटरनेशनल और नेशनल न्यूज को कवर कर लेते हैं। चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे का गिलगित बल्टिस्तान पर बुरा असर। देखिए, सीपीईसी चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जो है उसको 2015 के अंदर शुरू किया गया था। वो चाइना की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का एक हिस्सा है। इसके तहत जो पाकिस्तान के अंदर ग्वादर बंदरगाह है वहां से वहां तक जो है वो एक कॉरिडोर जो है वो निर्मित किया जाएगा। और ये कॉरिडोर पास हो रहा है पीओके से। और यदि पीओके से पास होता है तो इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं भारत की सॉवरेनिटी जो है वो इसमें इफेक्ट कर रही है। इसलिए भारत इसका विरोध करता है स्टार्टिंग से ही। तो भारत जो है विरोध करने का कारण तो आप लोग जान ही गए होंगे। बीआरआई जो योजना है, ये योजना 2013 के अंदर शुरू की गई थी, जो कि टारगेट करती है 2049 तक। जब चाइना के स्वतंत्रता के 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे तब तक ये इंडियन ओशियन, एशिया, यूरोप कॉन्टिनेंट प्लस जितने भी ओशियंस हैं उनको ये कनेक्ट करने की एक योजना है, बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। चलिए, रूस के साथ भारत के रिश्ते सबसे दृढ़, लेकिन चीन को लेकर चिंता। क्या भारत की यह गलतफहमी हो सकती है कि भारत के रूस के साथ अच्छे संबंध है? हाँ, वो बात एक दूसरी है कि रूस ने सबसे पहले भारत को रिकॉग्नाइज किया था एज ए कंट्री। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि G8 कंट्री से आउट कर दिया गया था रशिया को, और तब वो बन गया था G7। इसके बाद में रशिया काफी नाराज हुआ और उसके बाद में रूस और चाइना का जो रिलेशन है वो काफी हद तक बढ़ गया। और यदि हम लोग बात करें इंडिया और चाइना के रिलेशन की, वो तो आप लोग जानते ही हैं। तो कहीं ना कहीं हम भारत और रशिया के जो रिलेशंस हैं उन दोनों को लेकर जो है वो भी चिंता जतानी चाहिए, केवल चाइना ही नहीं। भारत इटली में आपसी रक्षा सहयोग बढ़ाने पर सहमति अभी हुई है। एमएम नरवणे जो हैं वो इटली और ब्रिटेन की यात्रा पर गए हैं। इटली के साथ एक मिलिट्री एक्सरसाइज की है, वो आज हम लोग देखने वाले हैं करंट अफेयर के सेशन के अंदर। लेकिन ये मान के चलिएगा कि ये जितने भी अभी दौरे किए जा रहे हैं, जैसे आप लोगों को पता होगा कि आईएएफ इंडियन एयरफोर्स के जो हेड है उन्होंने भी क्या किया था कि बांग्लादेश का दौरा किया था। और अब थल सेना प्रमुख जो हैं वो इटली और ब्रिटेन के दौरे पर हैं। चाहे वो नौसेना हो चाहे फिर थल सेना हो, तो हर तरीके से हम लोग जो है वो सहयोग के लिए दूसरे देशों से बातचीत कर रहे हैं। क्योंकि जब कल चाइना और पाकिस्तान के साथ जब कोई भिड़ंत होगी, मान लीजिए वॉर होता है, तो हमारे पक्ष में देशों को करना जरूरी है जो कि इंटरनेशनल लेवल पर हमारा पक्ष लेंगे। ताइवान ने चीनी युद्धक विमानों को खदेड़ा। चौथी बार जो है वो चाइना के विमान ताइवान के अंदर प्रवेश कर गए थे और इस बार जो है ताइवान ने उनको बाहर खदेड़ दिया है। क्योंकि ताइवान ये नहीं चाहता है कि चाइना जो है वो इनके इंटरनल अफेयर्स के अंदर क्या करे, हस्तक्षेप करे। जम्मू ने परिसीमन आयोग को बताया वर्षों से दिल में दबा खुद से हुए भेदभाव का दर्द। क्या है ये भेदभाव? आपको पता होगा कि जम्मू कश्मीर जो है वो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। लेकिन 1989 की वो घटना जो है वो अभी तक जम्मू के लोगों के जहन से बाहर नहीं निकली होगी, जो कि रिलेट करती है कश्मीरी पंडितों से।
7 जो यहाँ की सीटें हैं उनको बढ़ाकर 114 करने की बात है। और डिलिमिटेशन कमीशन जो है वो अपने दौरे पर है और रिसेंटली ये लद्दाख के दौरे पर गया था। रंजना प्रकाश देसाई जो है वो इसकी अध्यक्षता है और इसका कार्यकाल 2022 तक के लिए बढ़ा दिया गया है। 6 बार हिमाचल के मुख्यमंत्री रहे वीरभद्र सिंह का निधन। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं और बड़ा ही शानदार इनका करियर रहा है अपने पूरे लाइफ के अंदर। यानी कि हमारा जन्म नहीं हुआ था उससे पहले तो इन्होंने अपने करियर की शुरुआत कर दी थी और 2017 तक बड़े बड़े झंडे जो हैं इन्होंने गाड़े हैं। बात करेंगे हम लोग कि कितनी बार ये मुख्यमंत्री रहे हैं और एमएलए एमपी कितनी बार रहे हैं, वो सारा करियर हम लोग आज देखने वाले हैं। जम्मू कश्मीर में सचिवालय और राजभवन नो फ्लाई जोन में घोषित। रिसेंटली आपको पता होगा कि जम्मू के एयरफोर्स बेस पर ड्रोन से हमला हुआ और भारत के अंदर वो पहला ड्रोन हमला गिना गया है और 2 इसके अंदर ड्रोन थे और 2 हमले जो हैं वो भी इसके अंदर हुए थे। अब जो है जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्रेटेरिएट और राज्यपाल का जो भवन है वहां पर नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया गया है। फ्रांसीसी कोर्ट ने केयंस को दी पेरिस में भारतीय संपत्तियां जब्त करने की इजाजत। कौन सी संपत्तियां हैं? जो भी अधिकारी फ्रांस के अंदर काम कर रहे हैं उनको फ्लैट्स अलॉट किए गए थे और अब उनके फ्लैट जो हैं वो जब्त करने के लिए फ्रांसीसी जो कोर्ट है उन्होंने अलाउ कर दिया है कि केयंस जो है वो इन सभी संपत्तियों को जब्त कर ले, क्योंकि टैक्स जो है वो पे नहीं किया गया है। इसी कारण से ये सारे कदम जो है वो उठाए जा रहे हैं। तीसरी लहर से निपटने को 23,000 करोड़ का पैकेज 23,000 करोड़ का पैकेज अनाउंस किया गया है। इसमें 15,000 करोड़ सेंट्रल गवर्नमेंट और 8,000 करोड़ जो है वो स्टेट गवर्नमेंट को डिस्ट्रीब्यूट किए जाएंगे। और आपको रिसेंटली पता होगा कि कैबिनेट जो है वो पूरा का पूरा रीशफल हो चुका है और मंडाविया जो है वो नए हेल्थ मिनिस्टर बने हैं। तो तीसरी लहर, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि सितंबर या फिर अक्टूबर के अंदर तीसरी लहर आ सकती है। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए आपके लिए कोर्स जो हैं वो फीमेल्स के लिए बहुत ही बेहतरीन कोर्सेज सिद्धांत सर के द्वारा लॉन्च किए गए हैं। काफी किफायती आप लोग देख सकते हैं, केवल 800 रुपए में। सोचकर देखिए कि यदि 800 रुपए में आप अपनी पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट कर सकते हैं तो मतलब कितना वर्क जो है वो इसके पीछे लगा होगा। और फिर आप लोगों के लिए इतने बेहतरीन कोर्सेज अवेलेबल करवाए गए हैं। आप लोग कूपन कोड जो है उसको अप्लाई कर सकते हैं सेट 50 और आपको 50% जो है वो डिस्काउंट वहां पर मिल जाएगा। बेहतरीन कोर्सेज एनसीईआरटी के लिए वो अवेलेबल हैं। बैंकिंग के कोर्सेज आप लोग के लिए अवेलेबल है। आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं। जो भी आपकी क्वेरीज हैं, जो भी आप लोग मुझे फीडबैक देना चाहें वो मुझे इंस्टा पर मैसेज कर सकते हैं। इसके साथ में ही टेलीग्राम चैनल पर लेक्चर्स की पीडीएफ विद आंसर्स वो अवेलेबल रहेगी और जो भी हम लोग करते हैं क्वेश्चंस उनकी क्विज जो है वो वहां पर अवेलेबल रहती है। तो यहां पर 8 जुलाई का जो क्विज है वो अवेलेबल नहीं होगा तो वो जो है उसको मैं अपडेट कर दूंगा और साथ में आज का जो आपको क्विज है वो भी अवेलेबल हो जाएगा। सबसे पहले 8 जुलाई के करंट अफेयर, मतलब 9 जुलाई को क्लास नहीं हुई थी हमारी, तो 8 जुलाई के करंट अफेयर को हम लोग एक बार रिवाइज कर लेते हैं। हाल ही में केंद्र सरकार के द्वारा किस नए मंत्रालय को गठन को मंजूरी दी गई है? तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट की नई रिपोर्ट के अनुसार सबसे ज्यादा किसानों ने जो आत्महत्या की है वो कहां पर की है? आंध्र प्रदेश के अंदर की है। थावरचंद गहलोत और मंगूभाई छगनभाई पटेल जो है वो कर्नाटक और मध्य प्रदेश के राज्यपाल बनाए गए हैं। कुल 8 राज्यपाल बने हैं नए नए राज्यों के अंदर, ठीक है, मतलब नए राज्यपाल बने हैं 8 राज्यों के अंदर। 20 से 28 नवंबर 2021 को आयोजित होने वाला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल कौन सा होने जा रहा है? तो वो है 52वां। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग कहे जाने वाले अभिनेता दिलीप कुमार का हाल ही में निधन हुआ है। इनका किस बीमारी से निधन हुआ है? तो वो है प्रोस्टेट कैंसर। विश्व जुनोज डे जो है वो 6 जुलाई को मनाया जाता है। द फोर्थ लॉयन, ये जो बुक है वो किसकी है? यहां पे आप लोग देख सकते हैं, डी ऑप्शन रहेगा, ए एंड बी। किस भारतीय एजेंसी ने वर्ल्ड मोस्ट इनोवेटिव इन्वेस्टमेंट प्रमोशन एजेंसी पुरस्कार 2021 को जीता है? तो वो कौन सा है? इन्वेस्ट इंडिया है। किस देश ने मौसम की सटीक भविष्यवाणी करने के लिए नया सैटेलाइट जो है फैंगवान 3E को लॉन्च किया है? तो वो है चाइना। मैक्सिको की खाड़ी में एक नई घटना जो है वो देखने को मिली है, वो है आई ऑफ फायर की घटना। इंग्लैंड के जो तेज गेंदबाज हैं जिनका नाम है जेम्स एंडरसन, उन्होंने 1000 विकेट कंप्लीट कर लिए हैं। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव सुखबीर सिंह संधू बने हैं। पर्यावरण और वन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के अनुसार भारत ने किस वर्ष तक अतिरिक्त 2.5 बिलियन टन
कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन बनाने का लक्ष्य रखा है तो वो है 2030। देवेंद्र झाझड़िया जो है इनका संबंध जेवलिन थ्रो से है, राजस्थान से इनका संबंध है। और चलिए ठीक है। सोशल मीडिया ऐप पर वीडियो श्रृंखला कोविड गुरुकुल किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है तो वो है हेल्थ मिनिस्ट्री। ये हमारा स्टडी ग्लोस क्वेश्चन था कि माउंट एवरेस्ट पर कोविड 19 सेपरेशन लाइन जो है वो चाइना के द्वारा निर्मित की जा रही है। 10 जुलाई के बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर को हम लोग देख लेते हैं। चलिए शुरू करते हैं हम लोग। हाल ही में किस राज्य के द्वारा 2021 से 2030 तक जनसंख्या नीति की घोषणा की गई है तो ऐसा किया है किसने? उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है, जो कि 2021 से 2030 तक रहेगी। क्या इससे पहले भी कोई जनसंख्या नीति अनाउंस हुई है तो वो है सन 2000 से 2016 तक, ठीक है। और अब जो है वो 2021 से 2030 तक। तो क्या यूपी को जरूरत थी कि वो जनसंख्या पॉपुलेशन पॉलिसी जो है उसको वो लागू करे? तो ये जो लागू होने वाली है वो जनसंख्या दिवस, मतलब कल विश्व जनसंख्या दिवस है, तो 11 जुलाई से ये नीति लागू होने वाली है। और इसके लिए जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट काम करेगा, वो डिपार्टमेंट है कौन सा? हेल्थ डिपार्टमेंट। तो हेल्थ डिपार्टमेंट जो है इसने इस पॉलिसी को बनाया है। बेसिकली कारण क्या है कि गरीबी जो है, गरीबी और अशिक्षा के कारण, इलिटरेसी के कारण क्या होता है कि जनसंख्या में वृद्धि होती है। और जनसंख्या में जो वृद्धि हो रही है, ठीक है, इसको हम लोग कंट्रोल कैसे कर सकते हैं? तो इसका मेन रूट जो है वो क्या है? पॉवर्टी है और इलिटरेसी है, अशिक्षा है। चलिए देख लेते हैं हम लोग। यहां पर ये आप लोग न्यूज़पेपर का आर्टिकल देख सकते हैं, ठीक है। तो ही आल्सो डायरेक्टेड टू फॉर्म ऑफ हेल्थ क्लब्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि हेल्थ क्लब जो है, इस पॉलिसी के साथ साथ हेल्थ क्लब जो है वो स्कूल्स के अंदर बनाए जाएंगे। इसके साथ में ही डिजिटल ट्रैकिंग जो है वो भी की जाएगी। वो किसके लिए? न्यू बॉर्न्स के लिए डिजिटल ट्रैकिंग जो है वो दो सिस्टम यहाँ पे आप लोग जरूर याद रखिएगा, हेल्थ क्लब्स एंड डिजिटल ट्रैकिंग। चलिए पूरे वर्ल्ड पॉपुलेशन के अंदर इंडिया का पार्टिसिपेशन हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं 17.5 जो है वो इंडिया का पार्टिसिपेशन है, जबकि सबसे ज्यादा चाइना का पार्टिसिपेशन है 19.4। यदि हम लोग वर्ल्ड पॉपुलेशन रिपोर्ट की बात करें तो उसके अकॉर्डिंग 2027 तक भारत जो है वो चाइना को पछाड़ते हुए फर्स्ट पोजीशन पर आ जाएगा इन टर्म्स ऑफ पॉपुलेशन। यूएसए की देखिए काफी कम है, 4.5 है, इंडोनेशिया 3.4 है, ब्राजील 2.8 है, पाकिस्तान 2.7 है। अदर कंट्रीज मतलब जो छोटे जैसे कैरेबियन जो कंट्रीज है उनको यदि हम लोग काउंट करें और भी कई इसमें देश बच गए तो वो सब मिलाकर 41.2% है। चलिए जापान का कंट्रीब्यूशन देखिए 1.9% ही है। अब हम लोग इंडिया पर आते हैं और इंडिया और चाइना का कंपैरिजन करते हैं तो 2022 तक देखिए, 2022 तक भारत जो है वो यहाँ पे थोड़ा आगे निकल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये तो है इंडिया के लिए और रेड वाला किसके लिए है? चाइना के लिए। यदि इस बार से हम लोग कंपेयर करें तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि एक अरब लगभग 41 करोड़ के आसपास जब भारत की जनसंख्या होगी तो भारत जो है वो चाइना से भी आगे निकल जाएगा। लेकिन हो सकता है कि अब ये अनुमान जो है वो थोड़े से और आगे बढ़ जाए क्योंकि इंडिया ने काफी कंट्रोल किया है। यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे आप लोग को आंकड़े जो है वो बड़े ध्यान से देखने हैं। देखिए 1911 से यदि हम लोग शुरू करें तो यहाँ पे सबसे पहले आप लोग एनुअल ग्रोथ रेट जो है उसको देखिए 0.56 है। फिर यहाँ पर देखिए नेगेटिव में है। तो एक क्वेश्चन जो है वो यहीं से फ्रेम हो जाता है कि कौन से ईयर के अंदर, कौन से डिकेड के अंदर जो था वो सबसे ज्यादा डिक्लाइन हुआ था, वो था 1921 और माइनस में गया था 0.03%, ठीक है। चलिए फिर देखिए थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहां पर आप लोग देखिए कि 2.22% है। तो ये भी जो है एक क्वेश्चन यहां से बन जाता है और जब भी मेंस आंसर राइटिंग की जाती है तो वहां पर ये लिखने में बड़ी हेल्प करती है। तो दो ईयर आप लोग याद रखिएगा, 1911 और 1971। एक को तो कहा जाता है विस्फोटक वर्ष, ठीक है, यानी कि बहुत ज्यादा जनसंख्या का विस्फोट हुआ है। चलिए बढ़े हम लोग आगे। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इंडिया के अंदर एज ब्रेकडाउन जो है, मतलब कौन सी एज की जनसंख्या कितनी है, तो 85 के ऊपर जो है वो कितनी है? 0.3% है, मतलब बुजुर्ग लोग। देखिए क्वेश्चन दो तरीके के हैं। यदि पूछा जाए कि विश्व का सबसे बुजुर्ग देश कौन सा है तो वो है जापान, और बुजुर्ग होता हुआ देश जो है वो कौन सा है? चाइना, ठीक है। इंडिया जो है वो यूथ
पॉपुलेशन के अंदर गिना जाता है तो अंडर 15 आप लोग देख सकते हैं सबसे ज्यादा है 26.6%, और 15 टू 29 एज ग्रुप के जो लोग हैं वो है 25.9%। तो यहां पर भारत के अंदर क्या है, एक यूथ की जो पॉपुलेशन है वो कहीं ज्यादा है। यदि हम लोग रैंक वाइज बात करें स्टेट्स के अंदर तो यूपी को चिंता करने की बहुत ज्यादा जरूरत है, और इसीलिए पॉलिसी जो है वो यूपी के द्वारा लाई गई है। उत्तर प्रदेश रैंक में नंबर 1 पर है, सेकंड पर महाराष्ट्र, फिर बिहार है, वेस्ट बंगाल, तो टॉप 10 में गुजरात जो है वो 10वें नंबर पर है। चलिए, उत्तर प्रदेश की यदि हम लोग बात करें तो टोटल इंडिया की पॉपुलेशन 1 अरब 21 करोड़ है। तो उसमें से आप लोग देख सकते हैं कि 2011 की जनसंख्या के अकॉर्डिंग पार्टिसिपेशन आप लोग देख सकते हैं कि लगभग देखिए कि 16.49 यहाँ पे पार्टिसिपेशन है, और उत्तर प्रदेश जनसंख्या के अंदर फर्स्ट पोजीशन पर आ चुका है। तो 35 के अंदर लक्षद्वीप जो है वो सबसे लास्ट के अंदर है। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं तो उत्तर प्रदेश में जनसंख्या ये लैक्स के अंदर आप लोग देख रहे हैं। ठीक है, तो लैक्स के अंदर आप लोग देखिए कि उत्तर प्रदेश की जनसंख्या जो है वो यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो 67 यहाँ पे थोड़ी सी कम हुई, ये दोनों में देखिए दोनों में कम हुई, फिर वापस से बढ़ गई है, फिर और बढ़ी है, फिर और बढ़ी है, फिर बढ़ते बढ़ते देखिए 1996, मतलब ये लैक्स के अंदर है। ठीक है, और इसका शेयर देखिए आप लोग 16.9 है। तो पूरे इंडिया की पॉपुलेशन के अंदर 2011 में उत्तर प्रदेश का जो कंट्रीब्यूशन है वो 16.49% है, और यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो प्लस 20.09% जो है वो यहाँ पर इजाफा हुआ है। ठीक है, ये है दशकीय है, यानी कि डिकेटल है ये ग्रोथ रेट। तो आप लोग इंडिया की देखिए, और इंडिया से भी ज्यादा है यहाँ पर 20.09, जबकि इंडिया की कितनी है वो है 17.64। ठीक है, चलिए यहाँ पर ग्रोथ रेट हम लोग देख सकते हैं, ग्रोथ रेट वही है जो पहले हम लोग देख रहे थे, यहाँ वाली जो देखी थी वही यहाँ पे ग्रोथ रेट है। तो उत्तर प्रदेश को वाकई में चिंता करने की जरूरत है, और आप लोगों को रिसेंटली पता होगा कि उत्तर प्रदेश की सरकार के द्वारा ही एक पॉलिसी लाई गई थी जिसमें केवल, जिसको हम लोगों ने कहा था 2 चाइल्ड पॉलिसी। ठीक है, 2 चाइल्ड पॉलिसी जो है वो यूपी और मेघालय जैसे स्टेट्स के द्वारा लाई गई है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। पहले भारतीय कौन बने हैं जिन्हें टोक्यो ओलंपिक में निशानेबाजी के लिए जूरी बनाया गया है? तो ये पहली बार ऐसा हुआ है, और पवन सिंह जो हैं इनको जूरी के अंदर शामिल किया गया है। ठीक है, टोक्यो ओलंपिक जो है वो अब रिसेंटली आयोजित होने वाले हैं। कब से कब तक? वो 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होंगे, और वहां पर निशानेबाजी के जूरी के अंदर पवन सिंह जो है इनको शामिल किया गया। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इनकी एक संस्था भी है, गन फॉर ग्लोरी जो है वो इनकी एक संस्था है, और उसी को ये रन करते हैं। तो पवन सिंह बिकम फर्स्ट इंडियन जूरी मेंबर फॉर शूटिंग एट टोक्यो ओलंपिक। ठीक है, तो आप लोग गन फॉर ग्लोरी जो है ये इनका क्या है, इंस्टीट्यूशन है जहां पर ये सिखाते हैं निशानेबाजी। तो यहाँ पे एक पिक्चर आप लोगों के सामने है, मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि यदि आप लोग इस पिक्चर को आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो मुझे बताना कि ये पिक्चर जो है वो किसकी है, ये जरूर बताइएगा, और एक कंफर्म क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम में आएगा। यहाँ पर कई सारे हमारे हीरोज जो हैं वो हैं, यहाँ पर सबसे बड़ा ताज जो है वो इनके सिर पर है, बहुत मेहनती हैं ये, और इनकी एक ऑटोबायोग्राफी है अनब्रेकेबल। तो अनब्रेकेबल जो है वो इनकी ऑटोबायोग्राफी है। यदि आपको इनमें से किसी की ऑटोबायोग्राफी यदि पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में उनकी भी ऑटोबायोग्राफी का नाम जरूर बताइएगा। कोरोना के चलते जापान के किस शहर में आपातकाल की घोषणा की गई है? तो देखिए टोक्यो के अंदर ये आपातकाल की घोषणा की गई है। बाकी आप लोग जो नाम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जापान के द्वीप हैं, अभी बात करेंगे हम लोग इनके बारे में। लेकिन ये जो आपातकाल है वो कब से कब तक के लिए लगाया गया है? देखिए ये जो इमरजेंसी है उसको अनाउंस किया गया है 12 जुलाई से लेकर 22 अगस्त तक। ठीक है, जबकि टोक्यो ओलंपिक कब से होने जा रहे हैं? वो 23 जुलाई से आयोजित होंगी 8 अगस्त तक। तो मतलब यहाँ पे देखिए कि लगभग सप्ताह भर पहले ही जो है वो यहाँ पर इमरजेंसी लग जाएगी, ताकि कोरोना जो है यानी कि कोविड के ज्यादा पेशेंट्स, भाई पेशेंट तो आएंगे ये बात तो तय है, लेकिन उस पर कंट्रोल कैसे किया जाए उसके लिए बहुत ही बेहतरीन कदम यहाँ पर उठाया गया है। चलिए जापान की हम लोग बात कर लेते हैं। तो जापान के जो द्वीप आप लोग देख रहे हैं, होक्काइडो, होन्शु, शिकोको और क्यूशु है। तो यहाँ पे देखिए यह है होक्काइडो, फिर देखिए यहाँ पर कौन सा है, होन्शु यहाँ पर लिखा हुआ ही नहीं है। चलिए कोई बात नहीं, ये जो आप लोग देख रहे हैं होक्काइडो, होन्शु, ये पूरा जो है ये है होन्शु। ठीक है, फिर है ये शिकोकू और क्यूशु।
ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जापान की राजधानी जो है टोक्यो, वो होन्शु द्वीप पर स्थित है और यहीं पर होन्शु द्वीप पर क्वांटो के मैदान जो है, क्वांटो के मैदान वो भी स्थित है, जो कि यहाँ पर एग्रीकल्चर के लिए, क्रॉप्स के लिए काफी फेमस है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। G7 कंट्रीज के जो मेंबर हैं उसमें जापान शामिल है, तो एशिया का एकमात्र कंट्री जो है वो जापान, वो G7 कंट्रीज के अंदर शामिल है। तो यदि पूछा जाए कि G7 कंट्रीज में एकमात्र देश कौन सा है एशिया का, तो वो है जापान। और G7 कंट्रीज से भी हाल ही के अंदर कौन सा देश अलग हुआ था, तो वो कौन सा हुआ था, रशिया जो था वो अलग हुआ था। अमीनपुर झील कहां स्थित है, जहां झील के बीच से रोड निर्माण करके दो भागों में विभाजित कर दिया गया है, तो वो हैदराबाद के अंदर स्थित है। ठीक है, हैदराबाद के अंदर ये झील जो है वो स्थित है। और हैदराबाद किस नदी के किनारे पर है, मूसी नदी के किनारे पर हैदराबाद बसा हुआ है। आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, वो है अमरावती। और हैदराबाद किसकी राजधानी है, वो है तेलंगाना की। देखिए तेलंगाना और आंध्र प्रदेश जो है, तेलंगाना है और आंध्र प्रदेश का जो गठन किया गया था वो 1953 के अंदर तेलुगु भाषा के आधार पर किया गया था। और यहाँ की जो राजधानी बनाई गई थी वो करनूल को बनाई गई थी। ठीक है, करनूल को जो थी वो राजधानी बनाई गई। और आंध्र प्रदेश जो है, आंध्र प्रदेश के बाद में फिर आंध्र प्रदेश से अलग होकर तेलंगाना बना। तेलंगाना को बनाने के लिए 2010 के अंदर श्री कृष्णा आयोग का गठन किया गया था। और इसी कृष्णा आयोग के अंदर 5 सदस्य थे। इसी समिति की सिफारिश पर 2013 के अंदर इस समिति ने रिपोर्ट सौंपी और 2 जून 2014 को, कब, 2 जून 2014 को तेलंगाना का निर्माण किया गया। और यह बताया गया कि अगले 10 वर्ष तक दोनों की कंबाइंड राजधानी जो है वो हैदराबाद रहेगी। इसके बाद में कंबाइंड कोर्ट जो है वो भी रहेंगे। इसके साथ में इनकी विधानसभा की जो सीटें हैं उनको भी डिवाइड कर दिया गया था। चलिए आप लोग इसका जरूर याद रखिएगा कि अमीनपुर झील जो है वो कहां स्थित है, हैदराबाद के अंदर स्थित है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये रोड जो है वो निकाल दी गई है, जो कि इसके इकोलॉजिकल सिस्टम पर काफी इफेक्ट करेगी, हो सकता है। चलिए एक छोटा सा, एक सुंदर सा एग्जाम्पल मैं बताता हूं आपको कि यहाँ पर देखिए कि मान लीजिए कोई भी जलीय जीव है, उसकी मदर इधर रह गई है और बच्चा इधर है। ठीक है, तो आप सोच सकते हैं कि इकोलॉजिकल सिस्टम पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। मैंने छोटा सा एग्जांपल आप लोगों के सामने दे दिया है। मूसी नदी जो है ये काफी साफ थी उस समय, और अब देखिए इसके क्या हालात हो गए हैं। तो मूसी नदी जो है वो काफी ज्यादा पॉल्यूटेंट हो चुकी है, प्लास्टिक जो है इसमें काफी ज्यादा भर चुका है। यहाँ पे हम लोग मूसी की बात करें तो मूसी रिवर जो है इसके किनारे हैदराबाद शहर बसा हुआ है। तो ये आप लोग देख सकते हैं कृष्णा की सहायक कौन सी, मूसी नदी है। और कृष्णा जहां से निकलती है, ठीक है, कृष्णा जो निकलती है वो महाराष्ट्र से निकलती है, यहां से महाराष्ट्र से निकलती है। और फिर इसके इसी की सहायक नदी कौन सी है, वो है मूसी रिवर। और कृष्णा नदी कहां गिरती है, बे ऑफ बंगाल के अंदर गिरती है। आप लोग को ऑपरेशन पोलो तो याद होगा। ऑपरेशन पोलो के तहत ही हैदराबाद को भारत के अंदर मिलाया गया था और सरदार पटेल के ऑर्डर से ही कौन सा, इनको मिलाया गया था पुलिस कार्रवाई के थ्रू। यानी कि जब हमने आर्मीज को वहां पे डिप्लॉयड किया था तो तब जो था वो हैदराबाद को मिलाया गया था किसके अंदर, भारत के अंदर। चलिए दुनिया का सबसे बड़ा रेत का महल जो है वो किस देश में निर्मित किया गया है, तो वो डेनमार्क के अंदर निर्मित किया गया है। और इसकी जो हाइट है वो है 21.6 मीटर। और इसी के चलते इसको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड के अंदर शामिल किया गया है। इससे पहले वाला कहां बना था, वो बना था जर्मनी के अंदर। अभी हम लोग उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन बात करें कि क्या रेत से इतना बड़ा महल बनाया जा सकता है। बिल्कुल बनाया जा सकता है, लेकिन यहां पर बॉन्ड्स की जरूरत पड़ती है। मतलब मिट्टी को जोड़ने के लिए बॉन्ड्स की जरूरत पड़ेगी। उस बॉन्ड के अंदर लगभग 5000 टन जो है, देखिए इस बॉन्ड के अंदर 5000 टन जो है वो रेत मिलाई गई थी। मतलब पूरे जितनी भी क्वांटिटी है उसकी 10% जो थी वो क्या थी, रेत थी, और बाकी जो था वो बॉन्ड मिलाया गया था। और ये जब महल बनकर तैयार हो गया तो इसके ऊपर बॉन्ड का छिड़काव भी किया गया था, ताकि धूप जब पड़े तो मिट्टी की जो ह्यूमिडिटी है वो सूख जाएगी, तो पूरा मिट्टी का ढेर जो है, मिट्टी का जो महल है वो पूरा ढह जाएगा। इससे बचाने के लिए इस पर क्या किया गया था, ये बॉन्ड की जो था वो बारिश की गई थी, या फिर हम लोग कहे कि बॉन्ड जो था वो इस पे छिड़काव किया गया था। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं इस पूरे महल को। तो इसमें अलग अलग 30 आर्किटेक्ट जो हैं उनको बुलाया गया था। और इसके जो शिल्पकार थे, मतलब जो इनके हेड थे, वो हेड कौन थे, विल्फ्रेड स्टीजर जो थे, विल्फ्रेड स्टीजर वो इनके हेड थे।
ठीक है, तो विल्फ्रेड स्टीजर की अध्यक्षता के अंदर ही ये जो है इस महल का निर्माण किया गया है। तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि इससे पहले जर्मनी के अंदर निर्मित है 16.68 मीटर का, जबकि इंडिया का भी एक रिकॉर्ड है 14.84 मीटर का। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं कि यदि इंडिया के अंदर ये रेत का महल बना है तो इसको कहां बनाया गया होगा, और हम लोग कहें कि किस नदी के तट पर या कहें कि किस झील के किनारे ये जो है वो निर्मित किया गया होगा, मुझे आप लोग जरूर बताइएगा। चलिए, रेत का जादूगर किसको कहा जाता है? ठीक है, तो सुदर्शन जो है, सुदर्शन पटनायक, इनको रेत का जादूगर कहा जाता है और इनको पद्मश्री मिल चुका है 2014 के अंदर। गोदावरी अवार्ड जो है उड़ीसा, ठीक है, चलिए उस क्वेश्चन का आंसर मैं ही बता ही देता हूं कि उड़ीसा के तट पर वो निर्मित किया गया था और उड़ीसा के तट पर इन्होंने कई कलाकृतियां जो हैं वो पहले भी बना रखी हैं। ठीक है, तो 5 बार जो है इनका लिम्फा बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के अंदर नाम दर्ज हो चुका है। पीपल चाइल्ड अवार्ड जो है उसमें इन्होंने अवार्ड जीता है। 10वीं मॉस्को चैंपियनशिप जो है वो इन्होंने जीती है। तो आप लोग देखिए 50 में से 27 जो है इंटरनेशनल चैंपियनशिप जो है वो ये जीत चुके हैं। नाम याद रखिएगा, सुदर्शन पटनायक। लोक उद्यम विभाग मतलब पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है, इस डिपार्टमेंट को किस में शामिल कर दिया गया है? तो इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर शामिल किया गया है। पहले ये हिस्सा किसका था, किसका पार्ट था? ये था मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्रीज का। मिनिस्ट्री ऑफ हैवी इंडस्ट्री जो है इसका ये पार्ट था और अब जो है फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत कर दिया गया है। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत अब जो है वो टोटल 6 डिपार्टमेंट हो गए। टोटल 6 डिपार्टमेंट जो हैं वो फाइनेंस मिनिस्ट्री के तहत आते हैं। लेकिन आप लोगों के मन में क्वेश्चन होगा कि ऐसा किया क्यों गया है? आखिरकार ये ऐसा किया क्यों गया है? क्योंकि डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है, डीपीई, ये जो है वो फाइनेंस से रिलेटेड काम जो है वो देखने लग गया था और इससे संबंधित, जैसे अभी हम लोग बात करेंगे कि इसका जो कार्य है, देखिए अभी मैं आप लोगों को इसका कार्य बता दूंगा तो फिर आप लोगों को लगेगा कि वाकई में इसको फाइनेंस डिपार्टमेंट में शामिल किया जाना चाहिए था। देखिए, भारत सरकार के द्वारा नया मंत्रालय भी रिसेंटली कौन सा बनाया गया था? वो था मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट। ठीक है, वैसे ही इसी डिपार्टमेंट को फाइनेंस में शामिल किया गया। क्यों शामिल किया गया? क्योंकि रिसेंटली जो है वो अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो है इंडिया के अंदर, अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो है, अलोकेशन ऑफ बिजनेस रूल जो है, इसमें क्या किया गया? अमेंडमेंट किया गया और उसी अमेंडमेंट के चलते फाइनेंस जो मिनिस्ट्री है इसके अंदर शामिल किया गया 6th डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। जैसे आप लोगों ने ओएनजीसी का नाम सुना होगा, आप लोगों ने सुना होगा सेल का नाम, तो ये सब क्या है? ये है पीएसयू। ठीक है, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स हैं और पब्लिक सेक्टर यूनिट जिस डिपार्टमेंट के तहत काम करती हैं वो है डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज। तो यहां पे आप लोग देख सकते हैं कि फिनमिन हैड 3 डिपार्टमेंट्स। ठीक है, एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू, इकोनॉमिक अफेयर। तो शायद आप लोग इस स्लाइड से ये समझ गए होंगे कि यहां पर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एंटरप्राइजेज जो है इसको क्यों शामिल किया गया है फाइनेंस के अंदर। चलिए, हम लोग यदि डिपार्टमेंट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे कैबिनेट्स की बात करना जरूरी है। कैबिनेट रीशफल हुआ है, ध्यान से देखिएगा। मैंने आपको कल भी बताया था जो पुराना डिपार्टमेंट था और अब जो है वो नए डिपार्टमेंट की बात आज हम लोग कर लेते हैं। चलिए, कैबिनेट, देखिए पहले तो हम लोग मिनिस्टर्स की बात कर लेते हैं। तो मिनिस्टर जो है वो 3 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करें कैबिनेट मिनिस्टर, उसके बाद में बात करें मिनिस्टर ऑफ काउंसिल। ठीक है, फिर हम लोग बात करें कि मिनिस्टर ऑफ जो स्टेट्स होते हैं, या हम लोग कहें कि जिनके पास में इंडिपेंडेंट चार्ज होता है। तो 3 पार्ट के अंदर हम लोग इनको डिवाइड कर सकते हैं, अभी हम लोग बात करेंगे। तो राजनाथ सिंह जो हैं इनके पास में वही डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है नितिन गडकरी, मिनिस्ट्री ऑफ रोड एंड ट्रांसपोर्ट, ठीक है, अर्जुन मुंडा। तो ये जो है ये उसी पद पर कायम है। अभी भी निर्मला सीतारमण के पास में फाइनेंस डिपार्टमेंट है और एस जयशंकर जो हैं ये बहुत ही बेहतरीन आईएएस ऑफिसर हैं, केरल से इनका संबंध है। फिर स्मृति ईरानी जो हैं इनके पास में वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, तो इनके पास में डिपार्टमेंट वही है। फिर यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं पीयूष गोयल जो हैं, पीयूष गोयल मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। इसके बाद में प्रहलाद जोशी मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट अफेयर। फिर यहाँ पे सर्बानंद सोनोवाल जो हैं इनके डिपार्टमेंट आप लोग देख सकते हैं। फिर ज्योतिराव सिंधिया, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि कांग्रेस से बीजेपी में शामिल हुए थे और इनको माना जाता है कि सीएम की जो कुर्सी है मध्य प्रदेश की, उन्होंने इसको हिला दिया था, इसीलिए ये जो है इनको गिफ्ट दिया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं अश्विनी वैष्णव जो है मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज, इनके पास में आ चुका है। तो कई सारे रीशफल यहाँ पे हुए हैं, आप लोग जरूर इनको देखिएगा। और 6 से 11 महिलाएं जो हैं
11 वुमेन जो हैं वो अब कैबिनेट के अंदर शामिल की गई हैं। तो 11 की ये जो क्वांटिटी है वो भी आप लोग याद रखिएगा। चलिए, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि काफी सारे डिपार्टमेंट जो हैं उनको अलोकेट कर दिया गया है। चलिए, हम लोग बात कर रहे थे मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स की। तो मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज के होते हैं, और फिर मिनिस्टर ऑफ स्टेट जो है वो क्या होते हैं, जनरल मिनिस्टर ऑफ स्टेट्स होते हैं। तो हमने 3 पार्ट के अंदर इनको डिवाइड कर दिया है। कौन कौन से? एक तो है कैबिनेट मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ स्टेट और मिनिस्टर ऑफ स्टेट जिनके पास में इंडिपेंडेंट चार्जेस हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। भारत व इटली के बीच आयोजित हुआ नौसैनिक युद्धाभ्यास किस सागर में हुआ है? तो वो कौन से में हुआ है? वो है टाराइनियन सागर के अंदर हुआ है। तो ये सागर कहाँ स्थित है वो हम लोग को देखने की जरूरत है। लेकिन अभी भारत के जो नौसेना प्रमुख हैं, ठीक है, भारत के थल सेना प्रमुख जो हैं वो कहाँ पे गए हैं? अभी वो गए हैं इटली और ब्रिटेन के दौरे पर। तो इटली और ब्रिटेन के दौरे पर गए हैं एमएम नरवणे। तो वहां पर अब जो है वो इटली के साथ में इन्होंने एक मिलिट्री एक्सरसाइज भी की है, ठीक है, नेवल एक्सरसाइज भी की है। तो ये सागर जो है ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। यदि आप लोग 2014 का जो पेपर उठाओगे उसमें जरूर देखना आप लोग, एड्रियाटिक सी की लोकेशन उसमें पूछी हुई थी। तो जब भी कोई ऐसी लोकेशन की बात आती है तो वो हम लोग को देखने की जरूरत यहाँ पे रहती है। तो एड्रियाटिक सी जो है वो यहाँ पर स्थित है इटली के लेफ्ट साइड में। आप लोग देख सकते हैं ये इटली कैपिटल है रोम, और इसी के साइड में टेरिनियन जो है वो सागर स्थित है, और ये मेडिटेरियन सी के बिल्कुल लगता हुआ एक सागर है। तो इसकी ये ज्योग्राफिकल लोकेशन जो है वो देखना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे। हाल ही में किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है? तो वीरभद्र सिंह का निधन हुआ है, ये हिमाचल प्रदेश के क्या थे? मुख्यमंत्री थे। अब इनके हम लोग शानदार करियर के बारे में बात कर लेते हैं। इनका 87 वर्ष की उम्र में निधन हुआ है। रीजन क्या है कि 2 बार इनको कोविड हो चुका था, और तीसरी बार भी जो है रिपोर्ट पॉजिटिव आई थी, और उसके चलते इनका देहांत हुआ है। अब देखिए ये क्या रहे हैं, ये 9 बार तो एमएलए रहे हैं, 9 बार तो ये एमएलए रहे हैं। इसके बाद में 5 बार जो हैं ये एमपी रहे हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, और 6 बार जो हैं वो सीएम रहे हैं, ठीक है। तो हम सबके जन्म से पूर्व जो है उससे पहले ये सीएम बन गए थे 1983 से 1990 तक। फिर दूसरी बार बने ये 1993 से 1998 तक। फिर उसके बाद में ये 2003 से 2007 तक, उसके बाद में 2012 से और 2017 तक, ठीक है। तो आप लोग ये कह सकते हैं कि 1983 से 2017 तक इनका करियर जो है वो बड़ा ही क्या रहा है, शानदार रहा है। हिमाचल प्रदेश के वर्तमान में कौन है? अभी सीएम कौन है? जयराम ठाकुर जो हैं वो अभी सीएम हैं। उत्तराखंड के सीएम कौन बन गए हैं? पुष्कर सिंह धामी जो हैं वो उत्तराखंड के सीएम बन गए हैं। 4 महीने के अंदर 3 बार मुख्यमंत्री जो हैं वो चेंज हो चुके हैं। चलिए याद रखिएगा आप लोग। तो वीरभद्र सिंह जो है 1934 से लेकर 2021 तक इनका करियर बहुत ही गजब का रहा है। हाल ही में किस राज्य में नई भूमिगत मकड़ी जो है उसकी प्रजाति है ग्रेविलिया बोरो जो है ये खोजी गई है? कौन से राज्य में? तो वो कहां पर है? वो है असम के अंदर। तो असम के अंदर जो है वो एक नई प्रजाति खोजी गई है। कौन सा रिजर्व है? वहां पर है चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट जो है, याद रखना, चिरांग रिजर्व फॉरेस्ट जो है वहां पर ये प्रजाति खोजी गई है। और टोटल इस मकड़ी की, इस स्पाइडर की 84 स्पाइसेस जो है वो पाई जाती हैं ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, ठीक है। आप लोग को अरुणाचल प्रदेश के बारे में पता होगा कि भारत के अंदर जो यूरेनियम के भंडार मिले थे, यूरेनियम के जो भंडार मिले थे वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर मिले थे। और भारत का पहला ऑर्गेनिक स्टेट कौन सा है? वो है सिक्किम। ये पहला भारत का ऑर्गेनिक स्टेट है। और यदि पूछे कि भारत की पहली ऑर्गेनिक यूनियन टेरिटरी, तो वो आप लोग करना कौन सी? लक्षद्वीप। चलिए देखिए, मकड़ी जो होती है, स्पाइडर जो होती है, वो एक ऐसा जीव होता है जो कि क्या करता है, यहाँ पे आप लोग पिक्चर देख सकते हैं, ये तो आसाम के अंदर पाई गई है। लेकिन मकड़ी जो है वो क्या करती है? एक्सटर्नल डाइजेशन करती है। मतलब आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि इस पिक्चर के अंदर कि मकड़ी एक कीड़े को जो है वो जाल में भुनाती जा रही है, उसको लपेटती जा रही है। होगा क्या इससे कि ये जो है ये पूरा का पूरा जीव, चाहे इसके अंदर कीड़ा हो, तो वो क्या होगा कि डाइजेस्ट हो जाएगा। डाइजेस्ट होने के बाद ये जो मकड़ी है इसका पूरा रस जो है उसको चूस जाती है, ठीक है। तो एक्सटर्नल डाइजेस्ट करने वाला एक जीव जो है उसका नाम कौन सा है? वो है स्पाइडर। ये आप लोग जरूर याद रखिएगा। चलिए
नेटवार मौरी जल विद्युत परियोजना जो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट, ये कहां पर स्थित है और इसके लिए 4.3 किलोमीटर के जो टनल है उसको रिसेंटली कंप्लीट किया गया है। तो वो भी कहां स्थित है, वो हिमाचल प्रदेश के अंदर स्थित है, याद रखिएगा, काफी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं कि किस नदी के ऊपर, तो टॉन्स जो नदी है, टॉन्स रिवर के ऊपर ये स्थित है। और टॉन्स किसकी सहायक नदी है, यमुना की सहायक नदी है। कौन, टॉन्स नदी। टॉन्स, ये जो यमुना है ये कहां से निकलती है, बंदर पूछ जो माउंटेन है वहां से ये यमुना रिवर निकलती है। काफी इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। 60 मेगावाट का ये जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट है, इसको 30 मार्च 2018 को शुरू किया गया था। आप लोग इसको जरूर से याद रखिएगा। देखिए यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं SJVN, ठीक है, SJVN। आप लोग मुझे इसकी फुल फॉर्म बताइएगा कि SJVN की फुल फॉर्म क्या है। अच्छा, आपको दिख गई होगी शायद यहाँ पे। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यमुना के बारे में हम लोग देख सकते हैं कि यमुना जो है वो बंदरपुर से निकलती है और फिर आगे बढ़ते हुए इसकी जो राइट साइड से मिलने वाली नदियां हैं उसमें चंबल, चंबल के बाद में फिर आप लोग देखिए बनास, फिर है काली सिंध, फिर है पार्वती, ठीक है, फिर सिंध जो है वो इसकी सहायक नदी है, फिर है बेतवा, फिर है दशान और केन जो है ये इसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की सहायक नदी। चलिए, विश्व का पहला देश कौन सा है जहां कोरोना वायरस के लैम्डा वायरस की पहचान की गई है, तो वो है पेरू। तो पेरू के अंदर लैम्डा वायरस की पहचान की गई है। और पेरू कौन से कॉन्टिनेंट में है, वो है साउथ अमेरिकन कॉन्टिनेंट के अंदर कौन सा देश स्थित है, पेरू देश स्थित है। और WHO ने इसे वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया है। वेरिएंट ऑफ कंसर्न का मींस है कि ये जो है बीमारी वो काफी तेजी से फैल रही है। तो लैम्डा जो वेरिएंट है ये कोरोना का नया वेरिएंट है। तो यहाँ पे हम लोग पेरू की लोकेशन देख सकते हैं साउथ अमेरिका के अंदर। साउथ अमेरिका के पश्चिमी तट पर जो माउंटेन स्थित है उसका नाम है क्या, एंडीज। उसका नाम है एंडीज। और एंडीज माउंटेन की सबसे ऊंची जो चोटी है, सबसे ऊंची जो पीक है वो कौन सी है, अकांकागुआ। याद रखना, अकांकागुआ जो है वो सबसे ऊंची चोटी है। और यहाँ पर विश्व का सबसे ऊंची जो झील है उसका नाम क्या है, वो है टिटिकाका। याद रहेगा, सबसे ऊंची झील कौन सी है, वो है टिटिकाका। और यहाँ पर माउंट कोटोपैक्सी जो है वो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है। तो आप लोग याद रखना, एंडीज पर्वतमाला विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। और यहाँ पर तांबे के जो भंडार हैं, ठीक है, कॉपर तांबा जो है वो बहुत ज्यादा मात्रा में निकाला जाता है एंडीज पर्वतमाला के ऊपर। तो पेरू जो है, पेरू इसकी लोकेशन आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए यहां पर आप लोग देखिए, अल्फा है, बीटा है, गामा है और डेल्टा है। तो ये नए वेरिएंट हैं। जैसे अल्फा वेरिएंट जो है वो यूके के अंदर सबसे पहला केस मिला था। और यदि हम लोग इंडिया की बात करें तो आप लोग डेल्टा का याद रखना कि इंडिया के अंदर सबसे पहला केस जो है वो डेल्टा का मिला था। चलिए यहां पर आप लोग कप्पा के बारे में और देखिएगा, तो डेल्टा और कप्पा जो है दोनों इंडिया के अंदर मिले हैं, ठीक है। यहां पर देखिए लैम्डा, तो लैम्डा जो है वो पेरू के अंदर मिला है। दिसंबर 2020 के अंदर ये मिल चुका था, लेकिन अब जो है वो क्या क्या घोषित किया गया है, वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है, वेरिएंट ऑफ कंसर्न वो घोषित किया जा चुका है, ठीक है। तो देखिए अल्फा, बीटा, गामा और डेल्टा, ये तो क्या है, ये WHO की लेबल जो वेरिएंट ऑफ कंसर्न जो है वो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं। डेल्टा में आप लोग देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है इंडिया। तो आप लोग यहाँ पे कंट्रीज को जरूर ध्यान रखना, हो सकता है कि वो मैच कराने के लिए कोई ना कोई क्वेश्चन जो है वो जरूर दे सकता है वनडे एग्जाम में। और फिर लैम्डा देखिए वो है कहां पर, पेरू के अंदर, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग डेल्टा का आप लोग याद रखना, मैंने काफी बार बता दिया, अब तो आप लोगों को याद हो जाना चाहिए। देखिए जब भी वायरस जो है वो म्यूटेंट करता है तो वो दो अलग अलग कॉम्बिनेशन से म्यूटेंट करता है। जैसे यदि हम लोग बात करें कप्पा की और डेल्टा की, तो भारत के अंदर जो सबसे पहला केस मिला था डेल्टा का, उसके अंदर एक जो केस था, ये जो था ये वायरस का म्यूटेंट, ये तो था कहां का, कैलिफोर्निया का। और ये कहां का था, ब्रिटेन का, मतलब यूके का। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन से एक नया वेरिएंट मिला था जो कि नाम दिया गया इसका क्या, डेल्टा इसका नाम दिया गया था, ठीक है। तो वेरिएंट होता है कि जब आप दो जो वायरस हैं उसको मिक्स कर देंगे तो थर्ड जो बनेगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, उसका म्यूटेशन कहेंगे। तो बेसिकली इनके चेंजेस कहां आते हैं म्यूटेशन के अंदर, ये जो आप लोग यहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स देख रहे हैं, इन स्पाइक प्रोटीन जो है इनकी लेंथ के अंदर इंक्रीमेंट होने लगता है। ये जो लेंथ है इनकी, इसमें बढ़ोतरी होने लगती है और इसे ही हम लोग कहते हैं कि म्यूटेशन उसमें होना शुरू हो गया है। कोरोना महामारी के चलते कि सरकार के द्वारा बच्चों के कल्याण के लिए नई नीति बनाई गई है, तो वो किसने बनाई है, वो है दिल्ली गवर्नमेंट ने। क्यों बनाई गई है,
यहाँ पे देखिए देखिए सबसे पहली बात है कि बच्चों को अवेयर किया जाए। जो बच्चे सड़क के किनारे रहते हैं उनके अंदर जागरूकता कैसे पैदा की जाए, और इसके लिए जो विभाग है, जो डिपार्टमेंट है, वो डिपार्टमेंट कौन सा है, महिला एवं बाल विकास विभाग जो है वो इसके लिए काम कर रहा है। तो ये भी आप लोग को याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है। देखिए इसके लिए एक पूरी कमेटी जो है वो भी बनाई गई है, पूरी समिति जो है वो भी निर्मित की गई है, और उस समिति के जो अध्यक्ष हैं वो हैं डीएम मतलब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं, उनको इसका अध्यक्ष बनाया गया है, और 2 अन्य सदस्य जो हैं वो इसमें नियुक्त किए गए हैं, ताकि ये जो है ये पॉलिसी लागू की जा सके। तो आप लोग याद रखना दिल्ली सरकार के द्वारा ये कदम उठाया गया है। दिल्ली सरकार का आप लोग याद रखना, एक तो कोरोना के चलते 5T प्रोग्राम था, फिर ऑपरेशन शील्ड था। ऑपरेशन शील्ड जो था वो भी किसके द्वारा चलाया गया था, दिल्ली सरकार के द्वारा। इसके बाद में आप लोग को पता होगा कि एक वैन प्रोग्राम जो है, यानी कि जो बुजुर्ग लोग हैं उनको घरों से लेकर हॉस्पिटल पहुंचाना है या वैक्सीनेशन करवाना है, इसके लिए चलाया गया था। भारत के किस राज्य में टाइगर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा, तो राजस्थान के अंदर जो है वो टाइगर कॉरिडोर का विकास किया जाएगा। बेसिकली रिसेंटली आपको पता होगा कि 52वां टाइगर रिजर्व जो है वो रामगढ़ को घोषित किया गया था, जो कि राजस्थान के बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। अब यहाँ पे देखिए कि 3 जो टाइगर रिजर्व हैं, एक तो कौन सा है, रणथंबोर है, एक तो कौन सा है, रणथंबोर है, उसके बाद में दूसरा कौन सा है, वो है रामगढ़, जो कि अभी रिसेंटली घोषित किया गया था, और थर्ड नंबर पर जो है वो कौन सा है, मुकुंदरा। इन तीनों को क्या किया गया है, इन तीनों में से ये जो टाइगर का कॉरिडोर जो है वो निर्मित किया जाएगा। अब ये इसमें डिस्ट्रिक्ट कौन कौन से, जैसे राजस्थान के अंदर है सवाई माधोपुर, फिर है कोटा, फिर है बूंदी, तो इन तीनों डिस्ट्रिक्ट के अंदर ये कॉरिडोर जो है वो कवर करेगा। लेकिन कॉरिडोर बनाने की जरूरत ही कहां पड़ रही है, देखिए जितनी भी टाइगर्स की पॉपुलेशन है उनको बैलेंस करने के लिए। अब मान लीजिए कि रणथंबोर के अंदर टोटल जो है, मान लीजिए क्या बिल्कुल कंफर्म, रणथंबोर के अंदर 65 जो हैं वो टाइगर पाए जाते हैं। तो 65 टाइगर जो हैं उनमें से कुछ टाइगर जो हैं वो खुद अपने आप जो है वो ट्रांसफर हो जाएं रामगढ़ के अंदर, तो इनके लिए कॉरिडोर जो है वो निर्मित किया जाता है। तो कॉरिडोर का बेसिक मीन्स यही होता है कि उनकी पॉपुलेशन जो है उनको बैलेंस किया जा सके। अब देखिए कि कॉरिडोर का निर्माण करने से यहाँ पर 8 गांव जो हैं उनका भी स्थानांतरण हो जाएगा। तो 8 गांव के जो लोग हैं वो यदि एक जगह से दूसरी जगह डिस्प्लेस्ड होंगे तो फिर उनके लिए पूरा बंदोबस्त करना ये जिम्मेदारी भी सरकार की होती है। चलिए बढ़ते हम लोग आगे। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि रामगढ़ टाइगर रिजर्व जो है वो बूंदी डिस्ट्रिक्ट के अंदर स्थित है। तो जब भी टाइगर्स की बात की जाती है तो कोर जोन, बफर जोन और फॉरेस्ट कंपार्टमेंट विथ डाइवर्टेड माइनिंग लीज जो है इसके अंदर इसको डिवाइड किया जाता है। ठीक है, तो आप लोग याद रखना कोर जोन जो है वो काफी इंपॉर्टेंट रहता है। भारत की पहली यूपीआई आधारित पार्किंग सुविधा कहां पर शुरू की गई है, तो दिल्ली जो मेट्रो है, डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन, इसके जो हेड हैं कौन, मंगू भाई। इसके जो हेड हैं वो कौन है, वो मंगू भाई हैं। तो मंगू भाई मतलब मंगू सिंह कहते हैं नाम जो है एग्जैक्ट वो मंगू सिंह है, तो मंगू भाई कहते हैं। तो मंगू सिंह जो हैं ये डीएमआरसी के हेड हैं। और मतलब मेट्रो के मेट्रो मैन जो हैं वो कौन कहे जाते हैं, वो कहे जाते हैं ई श्रीधरन। ई श्रीधरन जो हैं वो मेट्रो मैन कहे जाते हैं, और इन्होंने केरल से इलेक्शन भी लड़ा था। तो अब इसमें क्या होगा, यूपीआई मतलब यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, इसमें जब भी आप 2 व्हीलर लेके जाएंगे मेट्रो स्टेशन के अंदर तो मेट्रो का जो स्मार्ट कार्ड है वो जब आप लोग शो करेंगे तो वहीं पर फिर एंट्री दी जाएगी और इसी से फिर एग्जिट दी जाएगी, और सीधा पेमेंट जो है वो आपके अकाउंट से कट जाएगा। तो दिल्ली के अंदर जो कश्मीरी गेट है, दिल्ली के अंदर जो कश्मीरी गेट है वहां पर क्या किया गया है, यूपीआई सिस्टम जो है इसको लॉन्च किया गया है। देश में एक्वा फार्मर्स में नवीन फ्रेश वाटर एक्वा कल्चर टेक्नोलॉजी का विकास करने के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया गया है, तो याद रखना मत्स्य सेतु ऐप जो है वो लॉन्च किया गया है, और इसके लिए मिनिस्ट्री है मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी जो मिनिस्ट्री है, मतलब डेयरी मिनिस्ट्री आप लोग याद रखिएगा इजी के अंदर, तो वो जो है गिरिराज सिंह इसके मिनिस्टर है, और इन्हीं के द्वारा क्या किया गया है, ये लॉन्च किया गया है। अब इसमें होगा क्या, देखिए कि जितने भी एक्वा मतलब जैसे मान लीजिए मछली है तो मछली का उत्पादन कैसे बढ़ाया जाए, फिर उसके अंदर उनका प्रजनन है, फिर उनकी सीड्स जो हैं इसको कैसे डेवलप किया जाए, तो इसके लिए एक लर्निंग प्रोग्राम जो है कोर्स वो उपलब्ध कराया गया है। इसकी बाकायदा क्लासेस होंगी, और इसके साथ में जैसे आप अपना कोर्स खत्म करते हैं, जैसे ही आप अपना कोर्स खत्म करते हैं तो कोर्स खत्म करने के बाद फिर आपको जो है
वो ई सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। तो मत्स्य सेतु ऐप जो है वो आप लोग याद रखना, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मत्स्य सेतु ऐप का जो इंटरफेस है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। चलिए, आज आपका स्टडी क्लोज क्वेश्चन है कि भारत की पहली मैगजीन कौन सी है जो समाज पर विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी का प्रभाव बताएगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में इसका मुझे जो है वो आंसर देना मत भूलिएगा। कल का मैंने करंट अफेयर नहीं लिया था, तो आज जो है वो थोड़ा सा मैंने करंट अफेयर इंक्रीज कर दिया था। चलिए, आप लोग मुझे इंस्टा पर फॉलो कर सकते हैं, जो भी आपकी क्वेरीज हो वो बेझिझक मुझे पूछ सकते हैं। यदि आप लोगों को कोई स्पेशल लेक्चर चाहिए, बिल्कुल आप लोग कमेंट मेरे पास में पहुंचे थे कि अपॉइंटमेंट्स के स्पेसिफिक लेक्चर जो है वो मुझे दीजिए, इनकी वो बना के दीजिए, तो आप लोगों को जो है वो जल्दी प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। और जो भी आपका फीडबैक है वो मुझे आप लोग यहाँ पर दे सकते हैं। लेक्चर्स की पीडीएफ विद आंसर जो है वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर अवेलेबल होगी, और जो भी क्वेश्चन हम लोग करते हैं उसका क्विज भी जो है वो अवेलेबल रहता है, वहां से आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। स्टडी ग्लोस आप लोगों के लिए बहुत ही बेहतरीन कंटेंट लेके आता है, नॉलेज इज पावर, ये हमारी टैगलाइन है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। चलिए, कल मिलते हैं हम लोग बहुत ही बेहतरीन करंट अफेयर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।